हेलो, जय हिंद मेरे साथियों। राम राम खंबागणी, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। जो आज की क्लास होने वाली है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ऑलरेडी आपके सामने थंबनेल में, टेंस। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसने सब बच्चों की नींद उड़ा रखी है, यानी रातों की नींद उड़ी पड़ी है समझ लो। बच्चों की क्या, जो भी टॉपिक पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता कि यार करे क्या, इस टॉपिक कैसे कवर करे। बट आप टेंशन मत लो, आज की क्लास से हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे इस टॉपिक को। और ये टॉपिक जैसे ही आपका कवर हो जाएगा ना, तो मोस्टली 50% ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी, ध्यान रखना। और यहाँ एक एक रूल को बड़े सिंपल मेथड से मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप उनको और मजे से समझ सको। क्यों? देखो, बात ऐसी है कि रूल्स सबके सेम होते हैं, बस समझाने का फर्क होता है किस प्रकार हमें वो समझ में आता है। क्योंकि एक तो आप उस चीज को रटो, अब रटने से क्या है, खिचड़ी बन जाएगी। अगर मैं 15 20 30 50 रूल एक साथ ला के दे दूंगा आपको और उनको मिक्सअप कर दूंगा तो खिचड़ी बनेगी। और एक एक चीज को हम बिल्कुल खोल खोल के समझेंगे, यानी उसका पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से, ठीक है, एक एक रूल का। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। एक बात और, यहाँ आधे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी थंबनेल में, वो सॉरी पीपीटी में इसलिए समझाया है मैंने, क्योंकि हमें यहाँ समय को ज़्यादा जाया व्यर्थ नहीं करना है। जितना हो सके उतना समझने की चीज़ें समझाई जाएगी। जो चीज़ आप समझ सकते हो वैसे, वो आपको ऑलरेडी मटेरियल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं टेंस है क्या। देखो, टेंस होती है फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो स्टेट करती है कि एक्शन के टाइम को। यानी कि एक वर्ब है, वो फॉर्म है जो कोई भी काम हुआ है, वो कब हुआ है, कैसे हुआ है और क्या काम हुआ है, वो काम कौन बताता है? टेंस बताता है। टेंस सभी जानते हो, टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ a verb that shows the time of an action। कि टेंस वह रूप है जो बताता है कि कोई भी काम कब हुआ है। ठीक है भैया, तो ये हमें पता लग गया है। ध्यान रखना कि टेंस के अंदर टाइम भी आएगा और क्या आएगा? एक्शन भी आएगा। यानी कि टेंस हमेशा टाइम के साथ में एक्शन को बताता है। अब चलिए थोड़ा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। जो हमारा टेंस, हमने ऑलरेडी जान लिया है कि टेंस होता है क्या है। ठीक है, ये आपको पता है। और पहली बात तो एग्जाम में टेंस की डेफिनेशन को मतलब नहीं है हमें, हमें पता है टेंस क्या होता है। अब ये टेंस के तीन टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तीन। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सपोज मानो कि टेंस एक बड़ा जमींदार था, किसी गांव में बहुत बड़ा जमींदार था। इसकी तीन नालायक औलाद थी। कितनी नालायक औलाद थी? तीन। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को गांव में बुलाते थे वर्तमान। ठीक है, सबका गांव में एक एक नाम होता है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, घर में दो नाम काट लेते हैं हम सभी के। एक नाम तो भाई जो ऑफिशियल होता है, और एक नाम जो लोग प्यार से बुलाते हैं हमारे घर वाले हमें। उसी प्रकार से प्रेजेंट को लोग बोलते थे वर्तमान, पास्ट को बोलते थे भूतकाल, ठीक है, और फ्यूचर को बोलते थे भविष्य। क्या बोलते थे? भविष्य। तो ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट यानी कि भूतकाल और फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल। प्रेजेंट फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, जो प्रेजेंट की सिचुएशन है मेरी, वो क्या है? वर्तमान है। अब पास्ट यानी कि जो टाइम जा चुका है पहले। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल फिलहाल तो मेरी क्लास ले रहे हो, तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन मेरी क्लास लेने से पहले की जो पहले की स्थिति थी आपकी, ठीक है, वो कहाँ है? पास्ट में, जो टाइम बीत चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा, मतलब फ्यूचर। अब जो आगे जो समय आएगा ना, आगे जो समय आएगा वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। यानी कि आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे मेरे क्लास के बाद में, जो को फिक्स नहीं पता एक प्रकार से, जो भविष्य होने वाला है हमारा, फ्यूचर होने वाला है, जो आगे आएगा, अभी आया नहीं है, वो होता है फ्यूचर। ठीक है, अब भैया टेंस ने क्या कर दी? धूमधाम से इन तीनों की शादी कर दी। कर दी शादी। अब शादी कर दी है, अब भाई साहब साल 2 साल बीत गए। ठीक है, और भाई साहब इन तीनों के क्या हुई? चार चार औलादे हुई। क्या क्या हुई? चार चार औलादे हुई, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, यानी कि इन तीनों टेंस के चार चार प्रकार हैं, और चार चार प्रकार पढ़ने हैं, तो यानी 12 हैं वो लगभग। ठीक है, कितने हैं? 12। और इन्हीं 12 से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखने ना।
अब वो जो चार चार औलादे हुई वो कौन सी हुई, देखो नंबर एक तो हुई इनडेफिनेट, कौन सी हुई, इनडेफिनेट। नंबर दो हुई कॉन्टिन्यूअस। नंबर तीन हुई परफेक्ट। और जो नंबर चार था वो था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इंडेफिनेट को हम कई बार सिंपल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कॉन्टिन्यूअस को कई जगह प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनेट की। इंडेफिनेट की बात करते हैं, तो इंडेफिनेट को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं यहां पर, सिंपल। ठीक है, हाँ बिल्कुल तीनों टेंस में सेम चीज चलेगी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। बस वही बात हो गई कि प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। जैसे आपकी चार उंगलियां है ना, उसी प्रकार से ये चार प्रेजेंट की है, यही चार पास्ट की है, ये चार फ्यूचर की है। बस इनका थोड़ा क्रम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनके काम के हिसाब से, इनके नाम के हिसाब से। बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ कुछ एडवर्ब्स पढ़ेंगे जिनके माध्यम से हम इनकी पहचान भी करेंगे। बेफिक्र रहना, हर एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा यहाँ पर आपके। देखो यहाँ पर एक सीधा सिद्धांत चलता है इस क्लास में कि यहाँ कोई फालतू की बकवास नहीं की जाती, केवल जो चीज़ें हैं पढ़ाई तक सीमित रखी जाएगी, जितना मटेरियल होगा उतना प्रोवाइड किया जाएगा, एक्स्ट्रा बातें नहीं, क्योंकि आपका समय भी इंपॉर्टेंट है और मेरा समय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का समय हम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करने वाले हैं यहाँ। तो इंडेफिनिट या सिंपल, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित या साधारण भी कई बार बोल लेते हैं, लेकिन वो साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। लेकिन कई जगह बच्चे इस सिंपल को साधारण मानते हैं, वो मान लो एक तुम्हारे लिए मान लेते हैं, लेकिन इनडेफिनिट या सिंपल यानी कि अनिश्चित। ठीक है, अब उसी प्रकार से सेकंड जो आपका चल रहा है यहाँ पर प्रोग्रेसिव, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नंबर थर्ड पे हमने बात करी परफेक्ट, और नंबर चार पे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो उनके नाम से ही हमें कुछ चीजें पता लगेंगी। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, जिस काम के लिए हम निश्चित ही नहीं है। जिसमें मैं बोल रहा हूं कि वह जाता है, फिर कब आता है कुछ नहीं पता। मैं खाना खाता हूं, कब खाता हूं नहीं पता, कितना खाता हूं नहीं पता, क्या मैं खाना खा चुका हूं नहीं पता मुझे। ठीक है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस, जो काम जारी है, चल रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, फिलहाल सिचुएशन चल रही है ना, बिल्कुल तुम्हें पता है क्या क्लास चल रही है। तो जो काम सिचुएशन लगातार चल रही है, जो जारी होती है प्रोग्रेस में, जो कंटिन्यू है, नाम से ही पता लग रहा है कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यू है वो किस में होता है, कंटिन्यूअस का होता है। परफेक्ट, परफेक्ट कहते हैं ना, कई बार सुना होगा यार, यू आर मिस्टर परफेक्ट, तेरे में कोई कमी नहीं है, तो पूरा है यार। तो यानी कि जो काम बिल्कुल पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, जिसका कुछ भी नहीं बचाओ, अंश ही नहीं बचाओ जिसका, एक प्रकार के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, तो वो किस में चल जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ काम का हिस्सा तो क्या है भैया, जारी है, और कुछ पूरा हो चुका हो। ठीक है, या फिर एक काम जो लंबे समय से चल रहा हो और अभी तक जारी है। ठीक है, वो किस में आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, अब सुबह से होने को आ गई दोपहर, तो काम चल रहा है, जारी है, तो यानी कुछ काम का हिस्सा तो पूरा हुआ और अभी भी लेकिन वो क्या है, जारी है। वो किस में आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है, मुझे पता है आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन कई बार कुछ चीजें अलग निकल के आती है जो हमें जानने में बहुत ज्यादा फायदा करती है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना भाई, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से 50% ग्रामर मान लीजिए। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में 60 से 65% पानी है ना, वाटर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उसी प्रकार से ग्रामर की नींव है ये भाई। अगर इस टॉपिक को कर लोगे तो एरर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपके क्या बोलते हैं, सिनोनियम एंटोनियम, सॉरी वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हुए। ठीक है, आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हुए,
ठीक है। और आपके जो फिलअप्स आते हैं या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, वो सारे के सारे इसी टॉपिक से क्लियर होने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि ग्रामर की जब शुरुआत कर रहे हैं ना अपन, और आप जब ग्रामर को समझ रहे हो, तो भैया इस टॉपिक को बड़े ध्यान से, इतने प्यार से समझना कि मानो कि यही तुम्हारी जर्नी है ग्रामर की। तो इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर इसकी नॉलेज नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिस्टेक्स ही यहीं से होती है। और जब स्टूडेंट को, जब मेरे प्यारे भाई बहनों को अगर इसकी नॉलेज हो जाएगी ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, तुम्हारा भाई ये कह रहा है ये बात है कि तुम लोग खुद क्वेश्चन करने में तुम्हें इतने मजे आएंगे भी, आखिर में जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब देखना कि वो हो गया, हाँ वास्तव में कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कितना ईजी भी है। हार्ड लोगों ने बनाया है, हार्ड है नहीं टॉपिक। ठीक है। तो ये चार 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 किसके हैं? तीनों के हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। इस प्रकार कितने हुए? 12 हुए। कितने हुए? 12। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया तीन टाइप के क्या होते हैं? टेंस होते हैं। और टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। फिर मैंने आपको बताया कि इन तीनों टेंस के चार चार क्या होती हैं? फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे हम टाइप्स ऑफ वर्क भी बोल लेते हैं। और वो टाइप्स ऑफ वर्क कौन कौन से हैं? इनडेफिनेट जो सिंपल होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन चारों के हिसाब से चारों टेंस कितने हो गए हमारे पास में? 12। कितने हो गए? 12। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस इतना सा माइंड में समझना कि हाँ भैया इनडेफिनेट सिंपल का मतलब तो ये था, ये बताया गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये था, परफेक्ट का जो बताया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो बताया था। और इनको हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है टेंस का। ठीक है, टेंस वही चार चार जैसे मैंने बताए थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कितने हो गए? ये 12 हो गए। अब इन 12 के 12 टेंसों की अलग अलग क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब भी होंगी। देखो वर्ब दो प्रकार की होंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जो एक्शन होता है, जो काम होती है। हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब्स टाइप में आती है, ठीक है, जो हेल्प करती है सेंटेंस में। ठीक है, वो ध्यान रखना। अब उसी प्रकार से ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। प्रेजेंट सिंपल में आएगा डू और डज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में आएगा इज, एम, आर। परफेक्ट में आएगा हैज, हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा हैज, हैव प्लस बीन। ठीक है, फ्यूचर में आ जाता है, सॉरी पास्ट में आएगा डिड। फिर उसके बाद में वॉज, वर, हैड बीन। फिर उसके बाद विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। अब ये मेन वर्ब यानी कि जो आपकी एक्शन वर्ड होती है ना, जो आपके एक्शन वर्ब्स होती है, उसकी जो मेन वर्ब होगी वो कौन सी आएगी? यहाँ पर V1 भी आती है, साथ में V5 भी आती है। V5 का मतलब होता है V1 के साथ में SES या IES का प्रयोग, आगे समझेंगे उसको। ठीक है, V1 प्लस ING को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वही वापस से वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या V1 प्लस ING भी बोल लेंगे, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं बार समझा देता हूं आपको। देखिए, जो हमारी यहाँ वर्ब की फॉर्म्स हैं, जितने भी हमारी वर्ब की फॉर्म्स हैं, एक तो होगी हमारी V1, एक होगी हमारी V2, एक होगी V3, एक होगी V4 और एक होगी V5। अब आप लोगों ने, आधे से बच्चों ने तो भाई साहब V1, V2 और V3 सुनी होगी। अब ये V4 और V5 है क्या? आप लोग पुराने अपडेट्स पे चल रहे हो कि बस हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वहां तक पता था, फिर ING या फिर S या ES, वो आपने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे V1 का मतलब है जियो, गो। ठीक है, ये गो हो गई। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। फोर्थ फॉर्म ING लगा देंगे इसमें, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म होती है SES या IES का प्रयोग उसके हिसाब से, यानी कि जो वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग लगती है वो। जैसे और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिया ड्रिंक। ड्रिंक सेकंड फॉर्म, ड्रैंक थर्ड फॉर्म, ड्रंक। फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ड्रिंकिंग। ठीक है, अब फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी इसकी ड्रिंक्स। ड्रिंक्स। ठीक है, इस प्रकार से वर्ब की फॉर्म चलेंगी, वो हमें ध्यान रखनी है। जब एक्सरसाइज करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे, एरर वाले करेंगे, फिलअप्स वाले करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो चीजें हमारे सुधार में आ जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में।
अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के जब हम बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, वो एक्सप्रेस करता है क्या, डेली रूटीन को। यानी कि जो हमारे पर डे का जो रूटीन होता है, पर डे हम जो एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम फिक्स है डेली होता है, वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब फिक्स है भैया सुबह मैं जल्दी उठता हूं, तो ये काम मेरा डेली का हो चुका है ना, फिक्स हो चुका है ना कि ये काम मेरा पर डे का होता है। आई टेक्स बाथ डेली, सॉरी आई टेक बाथ डेली, मैं प्रतिदिन क्या करता हूं, स्नान करता हूं या नहाता हूं, ठीक है, तो आई टेक बाथ डेली। अब यहां पर नहाना पर डे का काम फिक्स हुआ ना, ये मेरा डेली रूटीन हुआ, ठीक है। कोई भी मेरी आदत है, हैबिट्स है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। जैसे मैं बोलूं कि द सनराइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूर्य है, जो सूरज महाराज जी है ना हमारे, वो कहाँ उगते हैं, पूर्व में उगते हैं। भाई साहब कभी तुमने पश्चिम उगते देखा है सूरज जी को, नहीं ना, वो कहाँ उगते हैं, पूर्व में उगते हैं, ईस्ट में उगते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है। कोई जनरल फैक्ट, कोई सामान्य जो तथ्य होता है कि जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, जो पक्षी होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, कि जमीन पर उड़ते देखेंगे पक्षी को। कुत्ते भौंकते हैं, भाई कुत्ते भौंकते हैं, कभी बाहर से देखा है क्या, देखा है क्या। तो ये फैक्ट है, जनरल फैक्ट्स हैं। और जो ये सारी बातें हैं ना, अगर ये चीजें जब आपको दिखती हैं, वो किस में आती हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर ही आती हैं, ठीक है। यानी कि रोजमर्रा के काम, कोई भी आदत, कोई भी सच्चाई और सामान्य बातों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। समझ गए इस बात को। अब देखिए सबसे पहले इसके यूज कहां कहां होंगे वो देखिए। मैंने बताया था कि डेली रूटीन या कोई भी मेरी हैबिट है, जो दैनिक आदत है, उसके लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूं, ये काम फिक्स है, मैं रोज स्कूल जाता हूं। सी ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, वह सुबह सुबह चाय पीती है, ठीक है, कॉफी नहीं पीती है, वो सुबह सुबह चाय पीती है, उसका बात फिक्स हो गया है, ठीक है। तो सी ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वह शाम को, वे लोग शाम को क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये काम फिक्स हो गया, उनका रोजमर्रा का हो गया, उनकी हैबिट हो गई, ठीक है, ये बात फिक्स हो चुकी है, उनकी दैनिक आदत हो चुकी है। तो जो भी दैनिक आदत होती है, जहां भी आपको सेंटेंस में दैनिक आदत दिख जाए, समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लिए बोल रहा है। लेकिन कई जगह एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद भी आएंगे, वो बताऊंगा किस प्रकार से पहचानेंगे। कई बार क्या होता है, एक ही सेंटेंस के अंदर दो दो टेंस का प्रयोग किया जाता है और वहां हम गलती कर देते हैं, उनके सेंटेंस भी करेंगे, उनके रूल्स भी बताऊंगा, ठीक है आगे। तो ये समझ में आया कि जहां दैनिक आदत के बारे में बात की जाती है, जहां रोजमर्रा की जो दैनिक आदतें होती हैं, जो हमारी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, हमारा डेली रूटीन होता है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब बात करें रूल 2 की, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे मैंने बताया था सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है कि एक ऐसा सत्य जिसको हम कभी बदल ही नहीं सकते। वो तो तभी होगा जब दुनिया क्या हो जाए, खत्म ही हो जाएगी, तब बात अलग है कि भाई साहब दुनिया खत्म हो जाए, उसके बाद कोई चीज चेंज हो जाए। तो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, ठीक है। ये सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या कह रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें हम एक बात और ऐड कर सकते हैं कि कोई भी ईडियम्स आ जाए या कोई भी फ्रेजेज आ जाए, मतलब लोकोक्ति या मुहावरों के साथ में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी के, जो सूर्य चारों ओर चक्कर घूमती है, देखो जो अर्थ है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। भाई साहब ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा क्या हो गया, सूर्य देव जी भगवान हो गए हमारे, ठीक है। हाँ, अब ये जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है नहीं लगाती, तो ये बात सच हुई ना। तो ये होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसको हम ईडियम फ्रेजेस में दे सकते हैं और एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी मान सकते हैं। वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, कि जो पानी है ना वो नीचे की ओर बहता है। कभी तुमने देखा है कि पानी ऊपर गया हो, गया है कि पानी कभी ऊपर नहीं गया ना, पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है ना भाई, नीचे की ओर बहता है। या कभी तुमने देखी हो बारिश जमीन से होती है ऊपर, कहां से होती है, ऊपर से तो होती है बारिश, होती है नहीं होती। तो ये सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सार्वभौमिक सत्य क्या होते हैं, जो सत्य वास्तविक है, जो कोई बदल ही नहीं सकते,
इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं बदलना। हाँ भाई, तुम्हारे जैसे कुछ हो भाई सब, अब जो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा माइंडेड, ओवर माइंडेड, स्मार्ट करते तो बात अलग है, वरना सार्वभौमिक सत्य का समझ में आ गया। अगला देखिए, जनरल फैक्ट्स, यानी कि सामान्य तथ्य होते हैं, उनके साथ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, पिघलती है। ठीक है। अब उसके बाद में डॉग्स आर लॉयल एनिमल, जो कुत्ते हैं वफादार पालतू जानवर होते हैं। होते कि नहीं होते भाई साहब, जो कुत्ते होंगे वो क्या होंगे, वफादार होंगे, हमेशा देख लेना। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, अब जो भारत एक विविध देश है, यानी कि जो भारत एक विविध देश है, बिल्कुल सही बात है, जनरल ट्रूथ कहा गया है, एक प्रकार से जनरल फैक्ट इस चीज का। ठीक है। अगला देखिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस और कमेंट्री के लिए, जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस आती है वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। साथ में जो कमेंट्री, यानी कि जो क्रिकेट के टाइम जो कमेंट्री होती है ना, उसमें भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री में होता है। ठीक है। यानी कि अखबार की जो हेडलाइन होती है और खेल की जो कमेंट्री होती है, उसमें किसका यूज होता है भैया, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है। जैसे पीएम साइंस डील, कि प्रधानमंत्री समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। कई बार आती है ना अखबार पे, न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती है कि आज प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, तो उस प्रकार से। अगला है, सचिन हिट्स द बॉल एंड इट गोज फॉर 6, कि सचिन गेंद मारता है और वह छक्का जाता है। अब ये नहीं होता कि सचिन हिट्स एंड गोज फॉर 6, इस प्रकार से नहीं आएगा, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगा, प्रॉपर एक जो उसका फिक्स फॉर्मूला होता है उसके आधार पे। ठीक है। हेडलाइन में शॉर्ट और डायरेक्ट सेंटेंस होता है, ध्यान रखना कि जो हेडलाइंस होती है उसमें शॉर्ट होती हैं वो, और वो डायरेक्टली सेंटेंस में ही होता है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज एम आर का यूज नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखना। किसमें, हेडलाइंस के अंदर। आगे देखिए कि कोई भी नियर फ्यूचर प्लान हो, जो काम भविष्य में होने वाला है लेकिन फिक्स है। अब यहां हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हम सोचते हैं कि यार ये किस्मत तो टुमारो दे रखा है, तो टुमारो का मतलब फ्यूचर टेंस हुआ, लेकिन कई बार गलती कर जाते हैं कि कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो फिक्स है, जो फ्यूचर में तो होने हैं, जो कल आजकल जो टाइम फिक्स दे रखा है उसमें होंगे, और उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, कि प्रधानमंत्री अगले सप्ताह चीन के लिए रवाना होंगे। अब यहां पर लीव्स आया ना, ये लीव्स क्या है, V1 के साथ में SES वाला जो प्रयोग होता है, जिसको हम V5 बोलते हैं, वो वर्ब है। और V5 किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आती है। द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, कि जो जो ट्रेन है वो कितने बजे आती है, 6 बजे आती है। लेकिन अब 6 बजे यहाँ शाम के कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ PM दे रखा था। PM का मतलब क्या होता है, देखो AM और PM, तो AM का मतलब क्या होता है, सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह के लिए आता है ये, और PM यानी जो शाम रात के लिए चलता है, ठीक है, वो वाला होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ट्रेन है वो 6 बजे आएगी। अब भैया 6 बजे आती है तो फिक्स टाइम है। अब आप कई बार देखते पूछते हो कि बस कितने बजे आती है भैया, वो कहता है बस भाई 12 बजे आती है, तो वो 12 बजे जो आती है टाइम फिक्स हुआ। वो छुट्टी कितने बजे होती है, तो छुट्टी 2 बजे होती है, भाई फिक्स हुआ। स्कूल कितने बजे खुलती है, स्कूल 7 बजे खुलती है सुबह के, ये बात फिक्स हुई नहीं हुई। तो जो भी काम फिक्स प्लान के साथ होते हैं या फ्यूचर में जो फिक्स प्लान होते हैं, वहां प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब साथ में आपके सामने कुछ एडवर्ब्स दिख रही होंगी, ये सारी की सारी एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को दर्शाती है। ठीक है। जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, कॉमनली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, एट टाइम्स, रेयरली, सेल्डम, हार्डली एवर, स्केयरली एवर, नेवर। ठीक है। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, यानी एवरी के साथ में कोई भी टाइम आ जाए, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट मॉर्निंग। ठीक है। ऑन संडे, ऑन मंडे, once a day, twice a day, 3 times a week, nowadays, these days, today, generally, normally। ठीक है। here, there, everywhere, somewhere, anywhere, nowhere।
ठीक है, नोवेयर। अब उसी प्रकार से जितनी भी सारी एडवर्ब्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाती हैं। ये मैंने इसलिए ऑलरेडी आपको चार्ट में दे दिया क्योंकि मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि आप आराम से याद करोगे, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया आपको, जनरल फैक्ट बताया, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस बताए, डेली रूटीन बताया, ठीक है, फ्यूचर प्लान बताया, कोई भी फ्यूचर फिक्स प्लान होता है उसके लिए। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब हम बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। ये बात तो हमने समझ ली कि भैया प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या होता है। ठीक है, ये अब इसके हमने यूज भी जान लिया कि इसका यूज कहाँ कहाँ किन किन सेंटेंस के आधार पे और किन किन स्थितियों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो भैया बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यही सबसे बड़ा लोचा होता है समझने में। जो इसका स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोग फॉर्मूला भी बोलते हो, फॉर्मूला, हाँ ठीक है भैया, उस फॉर्मूले को ही समझने वाले हैं आज हम। सबसे पहले एक बात समझना कि एक जो सेंटेंस होता है ना, जो कोई भी सेंटेंस होता है वो तीन चीजों से लेके बनता है। कितने चीजों से बनता है? तीन चीजों से, मेनली तीन चीजों से बन जाता है आराम से। वो तीन चीज क्या क्या होती है भैया? एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, और एक होती है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा कर्ता होता है, जो काम को हम करते हैं। वर्ब क्या होती है? हमारी क्रिया होती है, जो काम उसमें की जाती है। और ये क्रिया के दो टाइप्स में निकल जाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट, जो करता जिस काम को जिसके आधार पे कर रहा है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आम खाता हूँ, तो मैं क्या खाता हूँ? आम। वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी। तो यहां पर ये क्या हुआ? जो अंग्रेजी है वो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये तो तीन चीज आपको फिक्स समझना होगी। सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के आधार पे होता है। जैसे कि आई टीच इंग्लिश। तो यहां पर आई क्या था मेरे भाई? सब्जेक्ट। टीच क्या था यहां पर मेरे भाई? सर यहां पर आपकी मेन वर्ब थी, मुख्य क्रिया थी। और इंग्लिश क्या थी यहां पर? ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे मैं बोलूं कि ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग अ पोयम। तो अब यहां पर ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट हुआ। इज क्या हुआ? हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। लर्निंग क्या हुआ? हमारा यहाँ पर मेन वर्ब हुआ। ए हमारा यहाँ पर आर्टिकल हो गया, और पोयम क्या हो गया? हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। और हम कह सकते हैं कि एक पार्ट और चलता है सब्जेक्ट प्लस में प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी कि कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बच जाता है इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। समझ गए बात को? अब हम समझते हैं इसके पूरे फॉर्मूलेज को। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहां पर हम सेंटेंस जानेंगे। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? सेंटेंस सभी को पता होगा। सेंटेंस यानी वाक्य होता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ मीनिंगफुल सेंस। कि जो वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है जो एक हमें अर्थ प्रदान करता हो सही सटीक, वो वाक्य कहलाता है। अब ये हमारे जो सेंटेंस है कितने टाइप्स के होंगे देखिए। नंबर वन आएगा अफर्मेटिव। क्या आएगा भैया? अफर्मेटिव। नंबर टू आएगा हमारा नेगेटिव। नंबर थ्री आएगा इंटरोगेटिव। इसकी भी दो निकम्मी औलादे हैं इंटरोगेटिव की भी। पहली तो है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी है डब्ल्यू एच। और नंबर चार आ जाएगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसकी भी दो निकम्मी औलादे हैं, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, जैसे कि अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है भैया नकारात्मक। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। और इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी? इसके लास्ट में फुल स्टॉप यानी मम्मी की शिल्पा बिंदी मिलेगी।
इस भाई साहब की पहचान क्या होगी? इसमें नॉट, नेवर, ठीक है, या फिर मना करने जैसे वाले क्या मिलते हैं? वर्ड्स मिलते हैं इसमें। इसमें क्या पहचान होती है कि इसके लास्ट में तुम्हारे भैंस की, पाड़े की, बंदर की पूंछ मिल जाएगी लास्ट में, ठीक है, ऐसे एक लटका सा कि वो मिलेगा साइन सा, वो इंटरोगेटिव होता है। और इस भाई साहब की पहचान क्या होगी कि इसमें नॉट और नेवर तो मिलने मिलने हैं, और साथ में लास्ट में ये साइन मिलेगा, वो क्या होगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। सर अब एग्जाम्पल बताओ सर थोड़े से इसके। चलो भाई एग्जाम्पल लो। इसका एग्जाम्पल बात कर, जैसे मैं बोलूं कि आई ईट एन आइसक्रीम, कि मैं एक आइसक्रीम खाता हूं। अब देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में वही शिल्पा बिंदी आ गई है, फुल स्टॉप आ गया है, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? अफर्मेटिव। ठीक है भैया, आगे नेगेटिव बताओ सर। नेगेटिव लो, मैं बोलूं कि आई डू नॉट ईट एन आइसक्रीम, कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूं। अब देखिए यहां पर क्या आ गया? नॉट आ गया, ठीक है, ये क्या हुआ? नेगेटिव। इंटरोगेटिव बताओ सर। डू आई ईट एन आइसक्रीम, अब देखिए लास्ट में क्या आया यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क आया, इंटरोगेटिव हो गया। अभी सर इसके दो टाइप बताए थे आपने, हेल्पिंग और डब्ल्यू एच वर्ड, इनका अंतर तो बताया ही नहीं सर, वो बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब इसी में देखिए, इसमें बोलूं कि वाई डू आई ईट एन आइसक्रीम, तो ये आप क्या हो गया? डब्ल्यू एच में। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये समझना, कि जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उनकी पहचान कैसे करें? कि भैया जब सवाल का जवाब आपको यस और नो के अंदर मिल जाए ना, यस और नो के अंदर, तो वो होता है हेल्पिंग वर्ब से। और जिस सवाल का जवाब आपको एक्सप्लेन करना पड़े, उसका आंसर देना पड़े सटीक, वो क्या होता है? इंटरोगेटिव, वो सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड का होता है। जैसे डू आई ईट एन आइसक्रीम, क्या मैं आइसक्रीम खाता हूं? हाँ, ना, हाँ या ना का जवाब आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से। वाई डू आई ईट एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम क्यों खाता हूँ? क्योंकि मुझे पसंद है, मेरी फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती है, मेरा मन है, मेरी मर्जी है, मेरे पास पैसे हैं। अब यहाँ मुझे इसके जवाब देने पड़े ना, जवाब देने पड़े ना। अब ये जो जवाब देना पड़ा ना, ये जवाब किस में दिया? डब्ल्यू एच में देना पड़ा, एक्सप्लेन किया मैंने, यहाँ पे मेरे बहुत सारे पॉइंट्स रखे, और ये शुरुआत में हेल्पिंग से शुरू होते हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैज, हैव, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे आएंगे। और डब्ल्यू एच में वाई, वैन, वेयर, वट, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये सारे किसमें हैं? डब्ल्यू एच फैमिली में है। समझ गए बात को? तो ये आपके थे सेंटेंस। हाँ आगे और देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बच गया अभी तो हमारा। जैसे मैं बोलूं कि डू आई नॉट ईट एन आइसक्रीम, तो यहां क्या पहचान हुई? कि सर यहां तो एक तो साथ में डू आ गया, एक नॉट आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर इधर बात करे थे तो इधर डब्ल्यू एच वर्ड आ गया सर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी सर, ठीक है भैया। अगर इसका आगे और देखूं तो मैं बोलूं कि वाई डू आई नॉट ईट एन आइसक्रीम, तो यहाँ पहचान क्या हुई? सर एक तो वाई आया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, ठीक है, और साथ में यहाँ पर आपने दे रखा है नोट का, तो ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव का सेंटेंस। तो ये सेंटेंस सारे समझ में आए। उदाहरण बता दिए कि आई ईट एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। आई डू नॉट ईट एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ। डू आई ईट एन आइसक्रीम, क्या मैं आइसक्रीम खाता हूँ। वाई डू आई ईट एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम क्यों खाता हूँ। डू आई नॉट इन आई ईट एन आइसक्रीम, क्या मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ। वाई डू आई नॉट इन आई ईट एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम क्यों नहीं खाता हूँ। समझ में आया सबका? अर्थ भी बता दिया मैंने। मेरे साथ सेंटेंस समझ में आ गए कि सेंटेंस हमारे पास कौन कौन से होंगे? अफर्मेटिव,
नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इसकी दो निकम्मी औलादे हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से। फिर उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसकी भी दो निकम्मी औलादे हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के कुछ चीजों के बारे में। स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, इसकी मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। अब ठीक है, अब थोड़ा सा एकदम सटीक हो जाओ, समझ जाओ बातों को बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए भैया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इसके अंदर आती है हेल्पिंग वर्ब डू और डज। क्या आती है? डू और डज। बात करें इसकी मेन वर्ब की, तो इसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है V1 और V5। ये बात समझना, V1 और V5। अब सर V1 V5 का क्या लोचा, अभी समझाएंगे। ठीक है, अब V1 का मतलब तो क्या होता है कि जो वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है ना वही रहे। जैसे मान लो गो है, तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो ही होती है, तो ये होती है गो। अब V5 का मतलब होता है V1 के साथ में एस का यूज, ES का यूज और IES का यूज। सर ये क्या लोचा हुआ, इतने सारे? अरे बताएंगे, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो तुम, तुम्हारा भाई खड़ा है यहाँ। ठीक है, तो SES और IES। अब देखिए जैसे मैंने बोला गोज, ईट्स, ट्राइज। ठीक है, तो ये सारे इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन पे इनका यूज किया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि डू का यूज कहाँ होगा और डज का यूज कहाँ होगा। सबसे पहले ये बात समझना, डू और डज के लिए समझना कि डू का यूज कहाँ होता है, डज का यूज कहाँ होता है। देखिए भैया हमारे पास प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उसमें 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझो, ये तुम्हारा घर है। ठीक है भैया, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे दूसरे पड़ोसी का घर है। गुस्सा मत हो जाना, मजाक कर रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा घर और ये तुम्हारे पड़ोसी का घर। अब फॉर एग्जाम्पल कि ये जो तुम्हारी बीवी है ना, यहाँ तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी रहती है, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी धर्मपत्नी रहती है, और इस घर में भी एक धर्मपत्नी रहती है। ठीक है, अब बुरा मत माने, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये किसी को चोट लगे तो उसके लिए पहले माफी कहता हूँ, कोई अंदरूनी बात नहीं, सिर्फ एक समझाने का तरीका है ये। ठीक है, तो भैया इस घर में एक बीबी रहती है, इस घर में एक बीबी रहती है, या फिर मान लो इस घर में एक कोई पर्सन रहता है, पर्सन ए है और इसमें पर्सन बी है। अब भैया ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के पास जाता है और कहता है कि यार मेरी सास है ना, जो मेरी सास है पूरे दिन नखरे करती रहती है, बस बोलती रहती है, सुनाती रहती है, बताओ कितना काम करती है उसके बाद भी। तो इस पर्सन ने इस पर्सन को जाके जो बात बोली, तो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। अब इस पर्सन की बात इस पर्सन ने सुनी, वो होता है सेकंड पर्सन। और इस पर्सन ने किसके बारे में बात करी? अपनी सास के बारे में बात करी। वो सास बेचारी क्या है? थर्ड पर्सन। तो फैक्ट क्या निकलता है कि जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर जो बोलने वाला है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, जो श्रोतागण है ना, जो सुनने वाला होता है वो लिसनर। अब तुम मेरी बात को सुन रहे हो तो तुम लिसनर हो। थर्ड पर्सन टॉपिक, विषय वस्तु जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेंस क्या हुआ हमारा? थर्ड पर्सन हुआ। समझ गए बात को? पहला पर्सन जो बोलेगा, सेकंड पर्सन जो सुनेगा, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी। और डीपली लो, आज की क्लास एकदम डीपली होने वाली है, क्योंकि इस क्लास को समझ जाओगे तो बाकी टेंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए डीपली समझा रहा हूँ, बिल्कुल आज घुस घुस के समझाऊंगा एकदम। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आएगा ये हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट में कौन कौन आते हैं? आई और वी। सेकंड में आते हैं यू, और थर्ड में आता है ही, सी, इट,
या कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, वो क्या होता है भैया, थर्ड पर्सन होता है। जैसे मान लो रोहन हुआ, ठीक है, राधा हुई, ठीक है, कविता हुई। हाँ हाँ, तुम्हारे नाम में ले लेंगे, टेंशन मतलब। ये लो यार अभिषेक। तो मतलब समझ गए कि आई और वी तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, क्योंकि सुनने वाले हो, थर्ड पर्सन ही सी इट, या कोई भी नाम, कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय वस्तु आ जाती है तो वो किस में आएगी, थर्ड पर्सन में आएगी। समझ गए यहाँ तक की बात। अब हम बात कर रहे थे डू और डज के यूज के बारे में, कि डू डज का यूज कहाँ होता है। तो देखिए, जो डू का यूज है वो होगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में, यानी कि आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, और साथ में दे के साथ में, यानी जो प्लूरल हो गया ना ये। क्या मैंने इसमें दे बताया था तुम्हें, ही सी इट सिंगुलर नेम, और साथ में हाँ दे और आएगा, यानी वे सब, वे भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में डज का जो यूज होता है, डज का यूज होता है केवल और केवल थर्ड पर्सन के साथ में, यानी कि ही सी इट और कोई भी नेम आ जाए तो वहां पर क्या आता है, डज का यूज होता है। समझ गए बात को, कि डू का यूज कहाँ होगा, डज का यूज कहाँ होगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी से हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ये जो यूज है ना, ये ध्यान रखना, ये डू और डज का जो यूज है, वो जो यूज होगा वो होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं। अफर्मेटिव में दो लोचन को समझना, अफर्मेटिव के दो तरह के फॉर्मूले बनेंगे, कैसे कैसे, सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मूला तुम्हारा ये तैयार हुआ। दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो रहा है सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां दो सिचुएशंस काम देती है, ध्यान रखना लाला, लाला लाली हो, ठीक है, मेरे बबुआओ, ठीक है, मेरी फुलरिया हो, ये ध्यान रखना कि यहाँ दो सिचुएशंस काम देंगी, दो हमारे सामने फॉर्मूले बन गए, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट, दो फॉर्मूले बन गए। अब वो कैसे हैं देखो, अब इनका यूज कैसे करेंगे पहले वो बात समझो, कि भैया यहाँ जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म की जो है वो केवल और केवल यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ में, सेकंड पर्सन के साथ में, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। यानी कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जैसे आई गो टू मार्केट, ठीक है, वी ईट मैंगोज, दे लाफ, वे हंसते हैं, इस प्रकार से समझ गए बात को। और जबकि बात करूं मैं किसकी, यहां तो गई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात है, अगर मैं बात करता हूं कि भैया मेन वर्ब के साथ में एस ई एस और आई ई एस का यूज कहाँ होगा, तो वो यूज होगा मेरे भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि ही सी इट या नेम। ठीक है भैया, ये बात तो समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट बताओ इनका यूज कहाँ किस कंडीशन में करेंगे। अब देखो, हम यूज करेंगे इन वर्ब के साथ में, जब पहला पॉइंट ध्यान रखना, जब मेन वर्ब की एंडिंग, मेन वर्ब की एंडिंग किससे हो भाई, मेन वर्ब की एंडिंग ओ से हो, डबल एस से हो, ठीक है, एस एच से हो, सी एच से हो, एक्स से हो, जेड से हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं ई एस का। किसका यूज करते हैं, ई एस का, ठीक है। जैसे जियो गो, गो यानी जाना, अब लास्ट में ओ आ गया तो क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। समझ गए बात को। इसी प्रकार इन सब में भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा रूल समझिए, मेन वर्ब की एंडिंग, यदि मेन वर्ब की एंडिंग
किससे हो भैया, वाई से हो, और वाई से पहले क्या आ जाए, वोवल आ जाए। क्या आ जाए, वोवल। अब वोवल क्या होते हैं, अरे भाई ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये हो तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एस का। जैसे पी एल ए वाई, प्ले। अब यहां पर वाई था, वाई से पहले क्या आ गया, ए आ गया। क्या आ गया, ए। अब ए आ गया ना, तो अब ए आया है तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। समझ गए, समझ में आ गया एस और ई एस का। एक कंडीशन और काम करेगी, वो लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले तीसरी कंडीशन समझो। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि यदि आपकी जो मेन वर्ब की एंडिंग है, जो समाप्ति है, वो किससे हो रही है, वाई से हो रही है। किससे हो रही है, वाई से। और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। क्या हो, व्यंजन। अब व्यंजन सब जानते हो ना यार, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सारे व्यंजन होते हैं। मतलब ए, ई, आई, ओ को और यू को छोड़ दो तो व्यंजन बचेंगे। अगर उससे समाप्ति हो तो वाई को हटा दो और उसके स्थान पे लगा दो आई, ई, एस। उदाहरण के लिए सी, आर, वाई, क्राई। भैया वाई है लास्ट में, वाई से पहले आर है। अब क्या करेंगे, इस वाई को हटा दो, क्या बन जाएगा, क्राइज बन जाएगा। टी, आर, वाई, ट्राई। वाई से पहले आर है, कॉन्सोनेंट है, तो हटा दो, ट्राइज बन जाएगा। अब एक रूल ये था कि भैया, क्या रूल था, ये रूल था कि सर, कि जब ये तीनों स्थिति काम ना दे, कौन कौन सी, यदि किसी वर्ब के लास्ट में ओ, डबल एस, सी, एच, एक्स, वाई, जेड हो, ये कंडीशन ना रही हो, किसी वर्ब के लास्ट में वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट या फिर वोवल, दोनों को ले लो, अगर ये ना हो तो तब भी हम एस का यूज करेंगे। कैसे, आर, ई, ए, डी, रीड। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। क्या भैया, ओ है, नहीं है, डबल एस है, नहीं है, एस एच है, नहीं है, सी एच है, नहीं है, एक्स है, नहीं है, नहीं है ना। दूसरी कंडीशन, वाई वाली है ही नहीं, दोनों ही नहीं है, तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। आर, यू, एन, रन, तो रन्स। तो ये कंडीशन जो चारू है किसके साथ यूज होगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या होगी, यूज होगी। समझ गए बात को, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगी भैया, यूज होने वाली है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए। सबसे पहले अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है लाला, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ई, एस या आई, ई, एस का प्रयोग प्लस में ऑब्जेक्ट, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भैया, नेगेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी इसमें, डू और डज, प्लस में अब यहाँ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से लेंगे तो डू और डज को आगे ले आओ, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसको डब्ल्यू एच फैमिली से लूँ तो डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद में डू डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी प्रकार से मुझे क्या लेना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव ले रहा हूं तो क्या करना है भैया, वही हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज, उसके बाद में सब्जेक्ट। ध्यान रखना कि जो नोट लगता है हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, तो नोट यहाँ लगा देंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच से बनाऊंगा तो डब्ल्यू एच प्लस में डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट
प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। समझ गए बात को? तो ये आपका कंप्लीट क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनेट के फॉर्मूलाज बने। क्या बने? प्रेजेंट इंडेफिनेट के फॉर्मूला बन जाते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गई कि पहला कह रहा है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में डू डज, सॉरी हेल्पिंग वर्ब में डू डज आ गई प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में जाएंगे, अरे भैया एक चीज गलती हो गई कि यहाँ नेगेटिव में डू डज से पहले नोट आना था, नोट लगाना भूल गए भैया जल्दबाजी में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू डज प्लस में नोट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये गलती हो गई, ध्यान रखना, सॉरी इस चीज के लिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू डज आ गई, फिर नोट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात आपको हाईलाइट करनी दोबारा से, कहीं गलती नोट मत बना लेना भैया, कभी खो के यार गौरव सर ने पढ़ाया था और गलत करवा दिया। इसको मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू डज हो गया, फिर नोट हो गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, इंटरगेटिव में सेम वही है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के ले आओ, और इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, मेन वर्ब से पहले नोट लगा देना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से आपको डू डज का यूज पता लग गया कि डू का यूज होगा आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। डज का यूज कहाँ होगा, ही सी इट या सिंगुलर नेम के साथ में यूज किया जाएगा। जबकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करना है और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कहाँ करना है, पता है ना, कि जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो भी किसके साथ यूज होगी, ही सी इट या नेम के साथ में, और जबकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में यूज की जाएगी। चाहे मैं लिख देता हूं कि डू का यूज आई वी यू दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। डज का यूज ही सी इट या कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए उसके साथ में। ठीक है भाई, और अब बात करते हैं V1 का जो यूज होगा वो केवल और केवल किसके साथ यूज होगा, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, और सेकंड पर्सन यानी कि यू, और दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, अब उसी प्रकार से V5 यानी कि V1 के साथ में एस ई एस, और जो आई ई एस का जो प्रयोग होगा वो कहाँ होगा, वो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा। जो कौन कौन से होते हैं, ही सी इट या कोई भी नेम आ जाए उसके साथ में किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, ही सी इट या नेम, और इनकी कंडीशन पता लग गई होगी कहाँ कब किसका यूज किया जाता है। बेफिक्र रहो, साथ में आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी नोट्स की, जहां आप आराम से उतार सकते हो, क्लास के साथ में उतारना चाहो तो उतार सकते हो, खुद की लैंग्वेज में उतारो समझो तो और भी बढ़िया है। मैं ये मानता हूँ कि खुद की लैंग्वेज से जो चीज़ बनाते हैं लिखते हैं उसमें अलग ही मजा आता है समझने में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए, अब ये आपके सामने मैंने कंप्लीट डूडल्स का यूज, V1 प्लस एस ई एस का यूज कंप्लीट दे रखा है, कहाँ किस कैसे यूज कर सकते हैं ये आप देख सकते हो। देखो V1 बेस फॉर्म का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट नेम के साथ होता है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन हैबिट बतानी होती हैं, और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ही सी इट नेम के साथ ही यूज किया जाएगा। डेली हैबिट्स हो गई, ठीक है, जनरल ट्रुथ हो गए हमारे, और ठीक है फैक्ट्स हो गए, तो इसमें क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ये V1 के साथ में जो दे रखा है कि देखो अब ये होता ही है, ही प्लेज क्रिकेट, सी रीड्स बुक, अब ये तो ठीक था, लेकिन अब इसमें एस ई एस आई ई एस का यूज की कंडीशन बता दी गई है कि ये हो और इस प्रकार से यूज करना है।
और आगे देखिए डू डज का यूज कहाँ होगा, कि डू का यूज और डज का यूज क्वेश्चन बनाने के लिए किया जाएगा। सभी सब्जेक्ट आई वी यू डे ही सी इट नेम के साथ में किया जाता है। तो यहाँ पर आई वी यू दे, यहाँ तक का तो किसके लिए भैया, डू के लिए, और ये जो बच गया बाकी किसके लिए भैया, डज के लिए। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। आगे चलते हैं और आगे करते हैं। और यहाँ स्पेशल नोट्स आपके लिए दे दिए गए हैं एग्जाम्पल के साथ में, V1 का यूज कहाँ होगा और साथ में V1 प्लस SES का यूज कहाँ होगा, और डू का यूज और डज का यूज यहाँ पर आपको स्पेशल नोट में बता दिया गया है किस प्रकार से कैसे किया जाता है। आपके लिए बिल्कुल मटेरियल तैयार कर रखा है, मैं समझाऊंगा भी साथ में मटेरियल भी दूंगा ताकि आप दोनों चीजों को एग्जाम्पल के साथ में समझ सको। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ लिया होगा। अब कुछ करते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आई एम वॉकिंग अप एट 6 AM एवरी डे। अब इसमें एक एरर बताओ कि क्या एरर है। तो हमने पढ़ा था कि जो डेली रूटीन के काम होते हैं वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। सेंटेंस कह रहा है आई एम वॉकिंग अप एट 6 AM एवरी डे, कि मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठ रहा हूं। तो भैया यहां पर एरर हो जाएगा एम वॉकिंग, क्योंकि एवरी डे प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है, और जैसे कि हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट आता है। तो भैया एम वॉकिंग तो आना ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एरर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, अब वो कह रहा है कि जो सूर्य देव है ना वो पूर्व में उग रहे हैं। तो भैया ये बात कैसी थी, यूनिवर्सल ट्रूथ थी। अब यूनिवर्सल ट्रूथ किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में यानी कि V1 हेल्पिंग ऑफ द डू डज तो हमें लगानी नहीं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में लगती है डू डज का यूज। तो भैया यहाँ पर एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइजिंग, इसका होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री तापमान पर उबल रहा है। भैया तो जनरल फैक्ट था, और जनरल फैक्ट में किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। तो यहां पर भी एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसका बनेगा वाटर बॉइल्स, एस या ई एस का यूज होगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द ट्रेन इज लीविंग एट 10 AM डेली। अब ये उसका फिक्स डेली रूटीन बता रहा है, 10 AM डेली, कि जो ट्रेन है प्रतिदिन 10 बजे जाती है, निकलती है। ठीक है, अब वो 10 बजे निकलती है ना, तो यहाँ पर डेली रूटीन बता रहा है, उसका फिक्स प्लान बता रखा है कि ये मेरा फिक्स प्लान है। अब इस फिक्स प्लान के लिए किसका यूज किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर भी एरर क्या है, इज लीविंग, यानी कि ऑप्शन बी भी इसमें क्या है, एरर पार्ट हुआ। इसका सही क्या बनेगा, द ट्रेन lives at 10 AM डेली। समझ गए बात को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी गो टू टेम्पल एवरी डे, वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, प्रतिदिन मंदिर जाती है। अब वो कह रहा है सी गो टू टेम्पल एवरी डे, वो प्रतिदिन मंदिर जाती है। अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव का है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES या फिर IES प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी। सी कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है सर। कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इसके साथ किसका यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर दे रखा है तो एस का, ES का या फिर IES का। ठीक है, वर्ब क्या दे रखी है, गो, लास्ट में क्या आ रहा है ओ, तो क्या लगेगा ES, तो क्या आना चाहिए था गोज। तो क्या आता, सी गोज टू टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ पर एरर पार्ट भी क्या है हमारा, बी है। इसका क्या बन जाएगा, सी गोज टू टेम्पल एवरी डे। सिंपल है कि हार्ड है, बताओ मेरे को।
बहुत सिंपल है ना, मतलब अभी तो बिल्कुल तो मैं सिंपल लेवल पे लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम करेंगे, बढ़ाते जाएंगे इसको, इंटरमीडिएट करेंगे, फिर एकदम एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा अभी समझना है इन चीज़ों को। और आज पहला बेसिक इंट्रो ही है अभी तो, ठीक है, फिर आगे और पढ़ोगे इनको अच्छे से। ही ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, अब भाई उसका फिक्स रूटीन है कि भैया इन द मॉर्निंग, कि वह सुबह सुबह चाय पीता है, वह सुबह चाय पीता है, सॉरी कॉफी पीता है। अब ही कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, तो वही एस या ई एस आई एस का प्रयोग, तो यहाँ भी एरर पार्ट क्या हो गया, ड्रिंक, तो क्या बन जाएगा इसमें, ड्रिंक्स आएगा, और यानी कि ही ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। आगे देखिए, द अर्थ रोटेट अराउंड द सन, कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ये बात कैसी है, यूनिवर्सल है, जनरल फैक्ट भी मान सकते हैं। सत्य बात क्या रखी है, सत्य बात यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही बात, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थ है, तो एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग, तो इसमें एरर वाला पार्ट कौन सा, रोटेट, तो ऑप्शन बी, इसमें क्या होता, रोटेट्स, तो क्या बनता, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। आगे देखिए, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि भैया जो बर्फ है कितने डिग्री तापमान पे पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये बात बिल्कुल सच थी, जनरल फैक्ट था, तथ्य था कि भाई पानी से वो बर्फ को बाहर खड़ा कर दो, अगर उसको कोई तापमान नहीं मिलेगा पिघलेगी। अब ये बात थी, तो यहाँ भी एरर का पार्ट क्या हुआ, बी, और यहाँ पर क्या आता, मेल्ट्स। अगला देखिए, द क्लास स्टार्ट एट 9 AM, की जो क्लास है वो 9 बजे क्या होती है, शुरू होती है। अब 9 बजे शुरू होती है, ये टाइमिंग फिक्स थी उसकी, फिक्स प्लान दे रखा था, फिक्स रूटीन बता रखा था। फिक्स रूटीन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है फिक्स रूटीन का, तो यहाँ पर भी भैया क्या हो गया, एरर हो गया, और यहाँ पर क्या आता, स्टार्ट्स हो जाता, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग इज लॉयल एनिमल। अब भैया ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें मेरे हिसाब से, डॉग्स सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि तथ्य में कई बार ऐसे होते हैं प्रेजेंट टेंस में, कई बार हम वहां पर डू डज इज उसका यूज नहीं होता V1 का, कई बार ऐसे तो क्वेश्चन आ जाते हैं जहां हमारे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं। अब डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पर हेल्पिंग दे रखी इज, अरे बाबा जब ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, प्लूरल ही तो आनी है, वर्ब भी कैसे आनी है, प्लूरल आनी है। अब प्लूरल आनी है तो यहाँ पर क्या एरर पार्ट है, बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आर, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। तो ये बेसिक इंट्रो था प्रेजेंट टेंस के बारे में, और आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर किया। मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल एकदम आपको पॉइंटेड वाइज समझाया है कि टॉपिक वाइज क्लियर करा है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, उसके रूल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, और साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।